हेलो एवरीवन। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अभी रिवीजन सीरीज अपन फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड एज आई हैव प्रॉमिस दैट आई विल बी टेकिंग दिस रिवीजन वीडियोस इन टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश। तो लेट्स प्रोसीड। नाउ अंडरस्टैंड। तो तब तक हमारा कहाँ तक कवर हो गया था? हमारा सर यहाँ तक कवर हो गया था, ये क्वेश्चन आपने करवा दिया था पिछले वीडियोज में। ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपने कवर करवा दिया था, और आपने रेलिवेंट कॉस्टिंग इसके रिस्पेक्ट में भी करा दिया था कि स्टैंडर्ड रेट वाले क्वेश्चन को करवा दिया था, एंड दूसरा सर आपने जो अपना एक्टिविटी बेस्ड होता है दोनों को कवर करा दिया था। तो नाउ वी आर डीलिंग विद द थर्ड पार्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द अदर पार्ट, that what is the relevant cost approach various industry uses, why is variance analysis important, and what do these particular types of entity do in variance analysis. Now this is very important. Now understand variance analysis, the biggest use, how do we use in learning curve analysis. I have specifically shown this example, the example that we have solved. मैंने example अच्छे से बताया पिछले क्लास में डिटेल में पूरा। ठीक है, देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एग्जांपल अपन ने डिटेल में लिया है पिछले क्लास में, पिछले रिवीजन वीडियोस में। तो बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन क्लियरली टॉट इन द प्रीवियस रिवीजन वीडियो। नाउ थ्रूपुट अकाउंटिंग, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट डज थ्रूपुट अकाउंटिंग मींस. Throughput accounting means total factory cost. You remember that formula? I'll also show you that slide. Okay, let me show you this regarding throughput accounting. Now this is, here it is. Chapter number 2, modern business environment. Since it's a big slide, it takes time to do. Now understand. Throughput ratio. What does throughput ratio means? Sir, throughput per bottleneck minute upon factory cost per bottleneck minute. I have clearly taught this concept in that chapter. Okay. Now, थ्रूपुट अकाउंटिंग में फर्म कैसे यूज करती है इस चीज पे ध्यान दो. ईच पार्ट ऑफ, मतलब एक एक थ्रूपुट का एक एक पार्ट जो होता है ना, एक एक पार्ट प्रोसेस का, उसको बांटते हैं और उस पे वैरिएंस एनालिसिस लगाते हैं. ध्यान देना, एक एक पार्ट प्रोसेस का बांटते हैं, उस पे वैरिएंस एनालिसिस लगाते हैं. ठीक है, ईच पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एनालाइज्ड. नाउ ब्रेकिंग ईच पार्ट इज कॉल्ड एज मैकडोनलाइजेशन. अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट्स कॉल्ड एज मैकडोनलाइजेशन. आपको एग्जाम में बोल देगा कि भाई उन्होंने मैकडोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट लगा. नाउ मैकडोनलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेकिंग लार्जर प्रोसेसेस इनटू स्मॉलर प्रोसेसेस. नाउ हाउ विल यू रिमेंबर दिस पार्ट? मैकडोनल्ड में बर्गर खाए हो? हाँ सर, बर्गर का तो सबसे फेमस नाम मैकडोनल्ड्स ही है. मोस्ट फेमस बर्गर जॉइंट मैकडोनल्ड्स. नाउ मैकडोनल्ड्स के बर्गर से याद रखना, बर्गर में बंस होते हैं, यस सर, लेटस होता है, फिर चीज, पैटी, पिकल, ओनियन, टोमेटोज, या if you want some other burger, egg or chicken or veg, anything that. Now this मैकडोनल्ड बर्गर को मैंने इसलिए अलग अलग कर दिया ताकि आपको मैकडोनल्ड के बर्गर से मैकडोनलाइजेशन याद हो जाए. मैकडोनलाइजेशन मतलब क्या था? एक बड़ी प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में बांटना. बड़ी प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस में बांटने को बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन. क्या बोलते हैं? मैकडोनलाइजेशन. नेक्स्ट, थर्ड, हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स. रिमेंबर, हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स क्या होती है, या हाई आर&डी वाले फर्म्स क्या होते हैं? जैसे एप्पल हो गया, जो आर&डी पे बहुत इन्वेस्ट करता हो. सैमसंग हो गया, जो आर&डी पे बहुत इन्वेस्ट करता हो. व्हाट डज दिस फर्म डू? दे इन्वेस्ट अ ह्यूज सम ऑफ मनी in their R&D departments. And what does they have? Understand, high technology firm. Now the most important aspect for them is R&D and their raw material, because they invest in high amount in their raw material. लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और फिर मशीन्स के थ्रू बाकी का आउटपुट बनता है. मशीन्स पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे. अब फॉर एग्जांपल, ये मेरा आईफोन है. अब ये मेरा आईफोन है, ठीक है, नागपुर में मैं रहता हूँ, मेरा आईफोन है. कोई मुंबई में आईफोन खरीदा, उसका भी सेम होगा. आईफोन 12 अगर रहा, कोई पूना में खरीदा, जहां भी खरीदा, हम सबके आईफोन सिमिलर होंगे. क्यों? क्योंकि ये मशीन में बने. क्यों बेटा? क्योंकि ये मशीन में बने. ऑल दिस आईफोन्स हैव बीन मेड इन मशीन्स. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कि ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे. तो उन लोग के लिए सबसे ज्यादा कौन से वैरिएंस इंपॉर्टेंट है? सर डायरेक्ट मटेरियल तो है ही है, और मशीन कॉस्ट, मतलब ये आपका ओवरहेड में आता है. वेरिएबल ओवरहेड में लेबर कम है उनके यहाँ, मशीन ज्यादा है, तो वेरिएबल ओवरहेड. So a high technology firm would always invest most of its analysis part in their direct material variances and their variable overheads. अब now some of you will ask, sir लेबर का क्या? वो लोग लेबर पे क्यों नहीं? देखो, उन लोग क्या, जो लेबर्स होते हैं ना, वो लोग बहुत स्किल और बहुत कम लेबर होते हैं. बहुत कम लेबर होते हैं जिनको पर्टिकुलरली उनका काम पता है. तो उनके लिए लेबर एक फिक्स कॉस्ट है.
जो हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स होते हैं ना, उनके लेबर इतने स्किलफुल होते हैं कि ऐसे लेबर जनरली नहीं मिलते, तो वो काफी स्किल्ड लेबर्स होते हैं, तो उनके लिए लेबर एक फिक्स कॉस्ट है। इसीलिए वो लोग सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और वेरिएबल ओवरहेड इन दो ही एस्पेक्ट पे ध्यान दें। ठीक है, देन नेक्स्ट सर्विस सेक्टर, सीए फर्म है। अब मुझे बताओ, क्या सीए फर्म में रॉ मटेरियल आता है क्या? हाँ सर आते हैं ना हम आर्टिकल, प्रभु ऑल्दो हम आर्टिकल्स को ट्रीट मतलब अपन ट्रीट ऐसे ही होते, लेबर जैसे ही होते, लेकिन हमें लेबर होते नहीं। सर्विस इंडस्ट्रीज में मेनली क्या होता है सर? वरायंसेस, ओवरहेड वरायंसेस। यार अब अपन नहीं करेंगे, तुम लोग क्या बोल रहे हो? आरटीपी प्रिंट नहीं कराते क्या प्रिंसिपल के ऑफिस से? मैंने तो कराई है, सब कराते हैं। आरटीपी, लेटेस्ट आरटीपी उधर आई कि इधर सर के सर्वर पे कंट्रोल पे दबा देने का, और क्या। सो सबसे ज्यादा खर्चा क्या होता है सर? ओवरहेड वरायंसेस का। इसका खर्चा होता है ओवरहेड वरायंसेस का। ओवरहेड वरायंसेस में मेनली डील करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को सारे वरायंसेस देखने हैं सीधा सीधा, लेकिन सबसे स्पेसिफिकली उनको तीन वरायंसेस पे ध्यान दें सर। रेगुलर एनालिसिस, जिसके लिए उनको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट चाहिए सर। किसके लिए सर? ताकि ट्रेड पेबल्स को ठीक से दे पाए सर। बहुत सिंपल है सर, ट्रेड पेबल्स को ठीक से देना है सर। एक्यूरल्स, ताकि उनके जो एक्यूरल्स हो वो प्रॉपरली हो, जो ड्यू हो तभी उनको पैसे मिले। एंड टाइमिंग डिफरेंस ना, व्हाट डज टाइमिंग डिफरेंस मींस? अंडरस्टैंड, 31 मार्च को आपने एक चेक पास कर दिया 1 करोड़ का। नाउ अपन पब्लिक, वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर, सो दीज आर ह्यूज कंपनीज, ओके। तो 1 करोड़ या 10 करोड़ का चेक पास कर दिया, एंट्री नहीं पास करी, या टाइमिंग डिफरेंस आपको लग रहा है वरायंस हो गया, लेबर को पेमेंट ही नहीं किया, ओवरहेड कॉस्ट में डाल दिया आपने, तो इनको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट चाहिए, टाइमिंग डिफरेंस, एक्रूअल्स और ट्रेड पेबल्स का इफेक्ट नलीफाई करने, ताकि ये चीजों पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनका काम प्रॉफिट कमाना है नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी डज नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट, इट एम्स टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आई नो इनमें और एनपीओ में ये फर्क होता है कि इनका थोड़ा प्रॉफिट एम होता है, लेकिन इनका एम रिलायंस जैसा नहीं होता कि लाखों कमाना है, नहीं। तो का एम है कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, भले लॉस में ना रहे। दिस इज द प्राइमा फेसी एम फॉर अ पब्लिक सेक्टर। यूजुअली गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ एंटिटी, ओके। नाउ अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ देयर आर टू फॉर्मूलाज, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वराय। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, ये हो गया अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर। यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका स्टडी मैट का कवर हो गया। नाउ अंडरस्टैंड standard marginal costing. Now, I am expecting that you have learned this in your inter part, inter curriculum, but I am still explaining. There are two types of costing approach: marginal and absorption. Marginal में क्या होता है? Marginal में we only take, we don't take into consideration the fixed cost. We don't take fixed cost into consideration. That is called as marginal costing. And in absorption costing, we do take the fixed cost into consideration. Think about this part. फिक्स कॉस्ट लिया तो एब्जॉर्प्शन, फिक्स नहीं लिया तो मार्जिनल। ठीक है, चलिए अब यहाँ नोट्स में सब कुछ है, मैं आज आपको ये नोट्स यहाँ तक की प्रोवाइड करवा ही दूंगा। इन केस ऑफ मार्जिनल, ऑफ कोर्स यू कैन राइट मार्जिनल कॉस्टिंग, ओनली फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस, only the fixed overhead volume variances is there, except that in case of marginal costing no other fixed variances take। सर फिक्स्ड वैरिएंस सिर्फ मार्जिनल के केस में आप ओवरहेड वाला लोगे, ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस, बस। सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में आप ये वाला कॉस्ट लोगे, बाकी कोई कॉस्ट नहीं लोगे, बाकी कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड के वैरिएंस नहीं लोगे, सिर्फ वॉल्यूम वाला वैरिएंस लोगे। समझा सर? एब्जॉर्प्शन का मतलब सर फिक्स के पूरे खर्चे आएंगे, फिक्स के पूरे कॉस्ट आएंगे। सिर्फ देखो, इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, ध्यान दो। इसके बाद इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इसका एनालिसिस दिया, दिस इज एब्जॉर्प्शन, दिस इज मार्जिनल। नाउ अंडरस्टैंड, ओनली द फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वैरिएंस इज टेकन, एक्सेप्ट दैट बाकी दोनों वैरिएंस नहीं लिए, सिर्फ वॉल्यूम वैरिएंस। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वॉल्यूम वैरिएंस आता है फिक्स के केस में, बाकी तो सारे वैरिएंस आएंगे, सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझा फिक्स ओवरहेड की? नाउ यहाँ तक का पार्ट तो सर हमें समझ गया, यहाँ तक का तो पार्ट हमें पूरा समझ गया। नेक्स्ट, नाउ these two formulas are specifically for your marginal costing, market size variance and market share variance. Now these are the two formulas that you need to learn. Except these two formulas, for all other formulas simply get this table, and if you make this triangular diagram you will understand eventually every formula. For only these two formulas you need to learn. सर आप लर्न करने बोल रहे हो क्या? कुछ चीजें तो लर्न करनी पड़ेगी ना, कुछ तो फॉर्मूले याद करने पड़े। हर चीज लॉजिक से भली सॉल्व भी हो जाए, लेकिन वहां टाइम भी नहीं है, पेपर में टाइम भी तो सेव करना है, तो उसके लिए लॉजिक भी जानना जरूर, लॉजिक के साथ कुछ चीजें लर्न भी करनी। तो ठीक है, अब मैंने आज से सोचा है कि आपको हर दिन एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, आप लोग मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन करेंगे।
तो ये वाला कहाँ तक हो गया अपना। अब एक और चीज जो मैं यहाँ से स्टडी मैट से समझा देता हूँ आपको, रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आप एक बजटेड प्रॉफिट बनाते हो, फिर सर एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट बनाते हो और एक एक्चुअल प्रॉफिट होता है। सर बजटेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो टेबल पे बैठ के बना लिया एसी रूम में। एक स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब यार याद आया प्लानिंग वैरियंस ऑपरेशनल वैरियंस, यस सर। तो बजटेड, जो बजटेड से स्टैंडर्ड पे जाना पड़ता है, स्टैंडर्ड और बजटेड में क्या फर्क है। जैसे इस केस में, ये केस में बजट उन्होंने सोचा था 2250 यूनिट का, लेकिन एक्चुअली उन्होंने बनाई है 2500 यूनिट। तो पहले उनको बजट से स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। आप कंपेयर कर सकते हो क्या, बताओ। आप कभी भी 1 किलो एप्पल को, अगर 1 किलो एप्पल को लाने के, 1 किलो एप्पल 50 रुपए का है नागपुर में, और अगर मुंबई में समझ लो 1 किलो एप्पल है 60 रुपए का। नागपुर में 1 kg एप्पल कॉस्ट 50 एंड इन मुंबई इट कॉस्ट 60। then only we can compare na that in Nagpur apples are 10 rupees per kilo cheaper. Then only we can compare. We cannot compare like this in Mumbai. For example, in Nagpur 1 kilo is of 50 and in Mumbai 2 kilos are of 70. Can we compare this? No. Either we need to make an apple in Nagpur for 2 kilos or same for Mumbai, make it to 1 kilo. Have you got this part? यही चीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड करना। 1 किलो दोनों जगह कंपेयर करो या दोनों जगह 2 किलो करो। ऐसा नहीं कर सकते ना, इधर का 1 किलो लो उधर का 2 किलो। सेम चीज, इधर का 1 किलो तो मैंने बजट बना के रखा था, स्टैंडर्ड में 2 किलो उठा लिया, तो अब मुझे 2 किलो के इससे सब स्टडी करना, समझा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड मतलब बजटेड रेट एट एक्चुअल यूनिट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। स्टैंडर्ड का मतलब बजटेड रेट एट एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है। आई नो ये कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मैट में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इफेक्टिव, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, ठीक है। अब ध्यान देना। अब अपन इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं स्टडी मैट का ना, उसी से आपको रिकंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट भी समझेगा, और अपन डेली एक एक प्रॉब्लम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टूडेंट्स को टफ जाता है। और देखो इतना स्ट्रेस मत लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6 आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अगर नहीं भी अच्छे से जमा, नहीं भी जमा, तो इसको सी कैटेगरी में डाल सकते हो। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हर अटेम्प्ट में 10 मार्क का पूछते हैं, हाँ पूछते हैं, लेकिन मेहनत टू मार्क्स का रेशियो नहीं मैटर करता। मेहनत टू मार्क्स का रेशियो नहीं मैटर करता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो सीए बनना एम है, अब 2 महीने एग्जाम में, अब पीएचडी करने की जरूरत नहीं हर चैप्टर का। चुपचाप एग्जाम क्लियर करो, बाद में कॉन्सेप्ट सुधार लेना जो चैप्टर अगर अभी छोड़ रहे हो तो। अब एम है एग्जाम क्लियर करना, पीएचडी नहीं करना है सब्जेक्ट में, सिंपल। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कट ऑफ करना है, कहाँ कितना पढ़ना है। नहीं तो ऐसे तो फिर भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ओल्ड पीएम उठा लो, सॉल्व करने बैठ जाओ, 150 प्रॉब्लम है करते रहो। सेंस है क्या कोई? यार एग्जाम में पूछते 10 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ इतनी मेहनत करे जा रहे, अरे ठीक है ना, इसके अलावा 90 मार्क्स का पेपर हाथ में, उस पर फोकस कर लो। ये 10 मार्क का छोड़ो, इसके एक 10 मार्क का आएगा मैक्सिमम, 10 में से 10 मिल गए, बाकी 90 में से अगर 40-30 नहीं ला पाए तो पास ही नहीं हो रही एससीएमपी। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। नाउ गेट दिस। नाउ अब इस चीज को समझो जो मैं बोल रहा हूँ, और अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या है, वेल नोन फुटवेयर एक कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है। नाउ बजटेड प्रॉफिट ऑफ वेल नोन फुटवेयर इज कैलकुलेटेड कंसीडरिंग एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 500। तो एवरेज सेलिंग प्राइस, या इसी को अपन बोलते हैं बजटेड सेलिंग प्राइस। बजटेड सेलिंग प्राइस है सर रुपीज 500 रुपए, कितने 500, ओके। देन नाउ बजटेड सेलिंग प्राइस है एंड एवरेज कॉस्ट इज 350। तो बजटेड कॉस्ट 350 रुपए, ये दोनों चीजें लिख ली, यस सर 350 एंड all these forms part of a working note. Sorry, excuse me. Now, and then the supervisor of WF has discretion in staffing and is setting prices. Usually WF is staffed for 650 hours. How much? For 650 hours. Always remember this part. How much? For 650 hours. So standard hours for production 650. How much? 6. Next, per month at a budgeted rate of 125 hours. Budgeted labor rate. Budgeted labor rate. This is budgeted labor rate, या standard rate for labor 125 per hour. Next, now next, in addition to this base wages, sales staff gets a payment equal to 5.5% of taking. Now this is very important. ये एक पार्ट है टेकिंग, मतलब कि जो परचेज का या जो सेल्स प्राइस है उसका 5.5%। सर ये कैसे समझा आपको, टेकिंग का मतलब वो लेना, ये मैंने नीचे से समझा सर, ऐसे कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। क्या बोला भाई इधर, स्टाफ एडिशनल पेमेंट 66,000,
Now 66,000 is equals to 5.5% of taking. Yes sir. So 66,000 divided by 5.5%, that comes to exact 12 lakh rupees, which is nothing but your revenue. So from here you need to understand that they take 5.5% of 6 of takings, that is 5.5% of revenue. ये एक पार्ट बहुत काम का है एग्जाम में। 5.5% ऑफ टेकिंग, काफी लोग ये भी ले सकते हैं सर नेट तो अपन 150 रुपए कमा रहे, 500 का प्रॉफिट है और खर्चा 350 लग रहा है, तो नेट में 150 रुपए कमा रहा है, उसका 5.5%। नहीं, यहां से आपको समझेगा कि आपको रेवेन्यू का लेना है, जो टर्नओवर है उसका लेना है। ठीक है, ये पार्ट वहां से समझेगा। नेक्स्ट, now moreover staffing levels are not expected to change in responsible to little changes का इन्होंने बोला है टू सेल्स स्पेसिफाइड टू 10 से 12%, तो स्टाफिंग रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो। and then they have said WF had budgeted sales, basically budgeted, इन्होंने बंद रूम में सोचा है कि हम 2250 pairs of shoes बेचेंगे। कितने बेचेंगे? 2250 pairs and 650 staffing hours, 650 staffing hours। actual results वर 2000 यूनिट बेचे। अब समझो, क्या मैं 2250 के खर्चे को 2500 से कंपेयर कर सकते? क्या दिमाग लगाओ? नहीं सर, तो मुझे बजटेड से स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा, मैंने वही किया है, ध्यान दो। नाउ हाउ हैव टेकन दिस, नाउ अंडरस्टैंड सेल्स कितनी हुई सर, ये बजटेड है, ऑलवेज रिमेंबर ये बजटेड है, ये स्टैंडर्ड है, और यहाँ एक्चुअल है। एक्चुअल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्चुअल पे ज़्यादा फोकस मत। सबसे पहले ये वाला पार्ट समझ, सेल्स। नाउ व्हाट इज बजटेड सेलिंग प्राइस सर? 500 इंटू सर बजटेड यूनिट्स 2250, तो 2250 इंटू 500, 11,25,000। Similarly, you will calculate cost 350 into 2250. That exactly comes to 7,87,500. Third part. Now labor, budgeted hours 650 into labor rate 125. So 650 into 125, that comes at 81,250. Commission 5.5% of A, I have clearly specified. So 1,25,000 into 5.5%, 61,875. Thereby आपका प्रॉफिट आया 194,370। नेक्स्ट, अब आपको यही चीज, ये 2250 के लिए, स्टैंडर्ड के लिए आपको इसी को 2500 यूनिट में कन्वर्ट करना है। कितने में करना है? 2500 यूनिट में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना, स्टैंडर्ड के लिए सेम बजटेड को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे अब बताओ। नाउ सिंपल, for 2250 it is 11,25,000, so therefore for 2500 how much? Simple, 11,25,000 into 2500 divided by 2250, 12,50,000. Similarly you will calculate cost, labor, commission, thereby your profit is coming 2,15,000। यहाँ प्रॉफिट 2,15,000 आ रहा है, मतलब आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बजटेड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। बजटेड 2250 यूनिट्स के लिए, आपको उसी चीज को 2500 यूनिट के लिए कन्वर्ट करना है। वो कर लिया? यस सर। देन ये आ गया आपका 2,15,972। वेरी गुड सर। और एक्चुअल सेल्स का तो आपको डेटा दिया हुआ है इधर, तो एक्चुअल में तो आपने एक्चुअल का सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आपका प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड टू एक्चुअल बोला, स्टैंडर्ड टू एक्चुअल नहीं बोला, तो एक और स्टेटमेंट डालना पड़ेगा बजटेड टू स्टैंडर्ड का। चलो देखो ना, ऑपरेशनल वैरिएंस ऐसे लिख लो या डायरेक्टली सॉल्व कर लो। ध्यान दो, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, ऑलवेज रिमेंबर मटेरियल कॉस्ट कितना है सर? स्टैंडर्ड में 8,75,000 और यहाँ है 8,25,000। नहीं, खुद ही सोचो बिना दिमाग लगाए, मेरे को स्टैंडर्ड में मेरे को मटेरियल का खर्चा 8,75,000 लग रहा है, और एक्चुअल में तो मेरे को 8,25,000 ही लगा है। स्टैंडर्ड में मैं सोच रहा हूँ 8,75,000, एक्चुअल में 8,25,000। तो बेसिकली आई हैव रिड्यूस्ड माय कॉस्ट बाय 50,000, so that is favorable to the company। मैंने खर्चा 50,000 से कम किया, तो मतलब मैंने कंपनी को 50,000 सेव कर दिए, तो 50,000 फेवरेबल। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड लेबर 90,278 एंड एक्चुअल 78,125। सर ये तो फिर से फेवरेबल आएगा, वही अगेन फेवरेबल, ठीक है, 278,125। सिमिलरली नाउ रिगार्डिंग कमीशन 68,750, 66,000, अगेन फेवरेबल, अगेन दिस इज फेवरेबल, तो तीन चीजें फेवरेबल आ गई। नाउ अंडरस्टैंड, फॉर 2,500 यूनिट्स एक्चुअल में आपको रेवेन्यू आना था 12,50,000। कितना आना था? 12,50,000। आया कितना है बेटा? 12 लाख। तो दिमाग लगा सर, लॉजिकली मेरे को आने चाहिए थे 12,50, आए 12 लाख। अरे सर 50,000 का लॉस है ये। वेरी गुड, 50,000 एडवर्स,
एडवर्स 50,000 एडवर्स, मुझे 12,50,000 आने चाहिए, आते 12, लॉस है। तो नेक्स्ट ये हो गया। अब समझना, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लानिंग में क्या गड़बड़ हुई है। अगर ये बजट ही मैं इसके अकॉर्डिंग बना था तो मेरा प्रॉफिट 2,15,000 का आता। तो प्लानिंग में मेरा क्या हुआ, 194 215 972, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, 194 एंड 21974। तो दैट इज, अगर मैं प्लानिंग ठीक से करता ना तो मेरा प्रॉफिट पहले ही ज्यादा आता। कितने का ज्यादा था, इन दोनों का डिफरेंस 215972, दैट इज फेवरेबल। ऑलवेज रिमेंबर, फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ा हुआ चाहिए ना कंपनी को, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना, अकाउंटेंट के नहीं, कंपनी के। कंपनी तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ ही चाहेगी ना। यूजुअली वैरिएंस का मतलब क्या होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। एंड पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स। सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट इकलौता केस है जहां तुम ही सोचो, अगर बजटेड से ज्यादा एक्चुअल आया, तुम्हें खुशी होगी कि नहीं होगी सेल्स के केस में। सर मुझे तो खुशी होगी क्योंकि बजटेड कम आ रहा है, सेल्स ज्यादा आ रही है, वेरी गुड। सेम गोज विद प्रॉफिट, इफ योर प्रॉफिट इज बजट एज पर बजट कम्स लोअर देन योर एक्चुअल प्रॉफिट, यू विल बी हैप्पी। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर सेल्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, यस सर। 21,597 ये फेवरेबल आया, यहाँ तक का समझा। अब सिंपल है, अब कम वो बना लो रिकंसिलेशन। बजटेड प्रॉफिट है 194,375, यस सर। प्लानिंग वैरिएंस के कारण 21,597 फेवरेबल है, तो वो आप ऐड कर दोगे। ऐड ऑल द फेवरेबल वैरिएंसेस लेस ऑल द एडवर्स वैरिएंसेस। So simple. If you do that, answer would come to 2,30,875, which is your actual profit. 2,37,875, which is your actual profit. सर आपके और इसमें वैल्यू में फर्क आ रहा है क्या? दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट सही है। इज जस्ट कि आप ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, यू नो। सिर्फ गलत क्या है ये पता करो, सही के बहुत सारे तरीके हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग, बिकॉज व्हाट इज राइट डिपेंड्स ऑन अप्रोच। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, नाउ prepare reconciliation statement that we have done. Now comment on supervisor performance. Now how to comment, I am giving it in short. ठीक है, understand this. मटेरियल कॉस्ट फेवरेबल आया है, लेबर कॉस्ट फेवरेबल आया है, कमीशन फेवरेबल आया है। सिर्फ सेल्स एक थोड़ा कम हुआ तो अपन सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारी गलती है। बाकी प्लानिंग वैरिएंस भी फेवरेबल आया, मेजॉरिटी चीजें फेवरेबल आई है, तो अपन यही बोलेंगे, सिंस मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड कमीशन all these are coming in favorable conditions, the manager has done a good job compared to, you know, what the sales department has done. The only adverse variance was sales, that could have also been, you know, उस चीज को भी हटा सकते थे प्रोवाइडेड आपने एक्चुअल सेल्स प्राइस पे ठीक से कॉन्सेंट्रेट किया होता। एक्चुअल कॉस्ट, नाउ अंडरस्टैंड, ऐसे भी बोल सकते हैं, बजटेड कॉस्ट 350 पर प्रोडक्ट है, एक्चुअल कॉस्ट 330 है, तो मैनेजर ने अच्छा काम किया, एक्चुअल कॉस्ट कम करा है। नेक्स्ट, हाँ सेल्स का थोड़ा 20 रुपए पर यूनिट का प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो मैनेजर ने बाकी चीजें ठीक से करी है। सिमिलरली एक्चुअल आर 625 है, यहाँ तो स्टैंडर्ड आर 650, ऑफकोर्स ये स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ और आएगा, यहाँ जो अगर आप निकालोगे तो स्टैंडर्ड आर 712 आएगा, तो स्टैंडर्ड आर्स कम आए, स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो लेबर ने भी इफेक्टिवली काम किया क्योंकि मैनेजर ने उन पर ठीक से ध्यान दिया, तो मैनेजर की स्किल्स भी यहाँ अच्छी हुई है। ठीक है, सिमिलरली आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ क्योंकि एम्प्लॉयज का ज्यादा मन है कंपनी में, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कम है, एम्प्लॉयज आर एंजॉइंग देयर वर्क, तो इवेंचुअली मैनेजर ने एक बहुत अच्छा काम किया। यही पॉइंट्स लिखने हैं आपको एनालिसिस में। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स यहाँ से समझेंगे, यही पॉइंट आपको लिखना है एनालिसिस में। तो आज अपन ने क्या क्या किया बेटा, यही लिखा है, देखो, ओवरऑल इट अपीयर्स द मैनेजर ने ग्रेट जॉब इन मेकिंग रेवेन्यू एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ओके, हैव यू गॉट दिस पार्ट? एक एक पार्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक एक पार्ट को अलग से एक्सप्लेन किया। नाउ सर आंसर अलग है बेटा, मेन आंसर सेम आया ना। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, इंस्टीट्यूट का आपको क्या लगता है, बैठा है क्या? अच्छा, ये निखिल ने ना ये किया 194, ये सेल्स वॉल्यूम उसका गलत है, जबकि उसने सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस को अलग तरीके से दिखाया। नहीं, बट वो तो आईसीआई से मैच नहीं कर रहा, अरे लॉजिक मैच कर रहा है, आईसीआई मगअप स्किल्स नहीं चेक करता। एसएफएम, एफआर, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व अ क्वेश्चन। दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपके कॉन्सेप्ट ठीक है क्या, सेल्स प्राइस वैरिएंस, सेल्स कॉस्ट वैरिएंस, सही आ रहा है ना। अब इस चीज को बस अपन ने दिखाया अलग तरीके से, समझी ये चीज। नाउ कमेंट आपको लिखना है। तो आज इलस्ट्रेशन 4 हुआ, तो आज हमने क्या क्या कवर किया,
आज सर आपने इलस्ट्रेशन 4 की भी मैं आपको नोट्स दे दूंगा, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ वैरिएंस अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज सर आपने क्या किया, आपने वैरिएंस एनालिसिस में एक एक पार्ट समझा, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझा जिसको हम बोलते हैं मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन सर क्या होता है सर? मैकडोनलाइजेशन मैकडोनल्ड के बर्गर से याद करना, स्मॉलर पीसेस में बांटने का, ठीक है, उसी को मैकडोनलाइजेशन बोलते हैं। सर एग्जाम में कैसे काम आएगा बेटा? इंस्टीट्यूट है, पूछ लेगा, बताओ, चलो चलो इंस्टीट्यूट पूछ लेगा कि मैनेजर इज थिंकिंग, केस स्टडी में मैनेजर इज थिंकिंग टू डू द मैकडोनलाइजेशन प्रोसेस। अब वहां शॉक, मैकडोनलाइजेशन का मतलब क्या होता? अब काफी लोग बोलेंगे सर टफ पेपर है। बेटा टफ नहीं है, आप क्या ऐसे है कि मैट में ही दिया हुआ, इनफेक्ट मेरा भी है नहीं ये कॉन्सेप्ट, क्या ऐसे है कि मैट में दिया हुआ है, देखो मैकडोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये रहा, पेज नंबर 11.14 पे मैकडोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ अपना पार्ट 3 कवर होता है, पार्ट 4 देखेंगे, और मैं हर दिन एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डालूंगा, हर दिन तो नहीं लेकिन हर अल्टरनेट एक क्वेश्चन ऑफकोर्स डालूंगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ठीक है। चलो थैंक यू।